हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में हम पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सॉल्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो एनसीईआरटी में है वो हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि एसिड्स और बेस ये दोनों चीज़ें हम पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में फिनिश कर चुके हैं। पार्ट नंबर 3 में सॉल्ट के ऊपर जितनी भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो एनसीईआरटी में है वो आज हम डिस्कस करेंगे। मोर अबाउट सॉल्ट्स, राइट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। फैमिली क्या होती है सॉल्ट्स की? तो जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था, जब एसिड्स और बेस एक साथ रिएक्ट करते हैं तब बनते हैं सॉल्ट। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद हम समझेंगे फैमिली क्या होती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, ये जितने भी हैं ये सारे एग्जाम्पल्स हैं सॉल्ट के, राइट। अब हम समझते हैं कि फैमिली क्या होती है सॉल्ट की। तो वो सॉल्ट्स जिसके ऊपर सेम पॉजिटिव या फिर सेम नेगेटिव चार्ज होता है वो एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। एग्जाम्पल्स लेकर अब हम इसको समझते हैं। जैसे कि हम NaCl और Na2SO4 यानी कि सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, इन दोनों की बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉमन है सोडियम, तो ये दोनों ही सोडियम सॉल्ट की फैमिली को बिलोंग करते हैं, यानी कि ये दोनों सॉल्ट जो है वो सोडियम से मिलकर बने हैं, इसलिए ये सेम फैमिली को बिलोंग करेंगे। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है जैसे सोडियम क्लोराइड का और पोटेशियम क्लोराइड का, ये दोनों जो है क्लोराइड सॉल्ट से बिलोंग करते हैं, तो इनकी फैमिली भी एक ही हो जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है। एग्जाम में कोई भी दो सॉल्ट के एग्जाम्पल आपके सामने दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से वो ये कौन सी फैमिली को, सेम फैमिली को बिलोंग करते हैं या फिर उन सब फैमिली का नेम क्या है। सो होप ये आपको क्लियर है। अब हम पढ़ते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट। तो अपनी लास्ट वीडियो में हमने अच्छे से पीएच स्केल जो है वो समझा था, सॉल्ट हमने समझा था कैसे बनते हैं। इसमें जो है 3 कंसेप्ट हैं, 3 चीजें हैं जिसको आज हम पढ़ेंगे। एक तो है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड हमने पढ़ा था जिसमें सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन जितने होंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जिस एसिड में होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जितने ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन होगी वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो सॉल्ट जो है अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनते हैं, इसके अलावा अगर सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बनते हैं, या फिर थर्ड केस हो सकता है जिसमें सॉल्ट जो है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज हैं। तो अब हम फर्स्ट कैटेगरी पढ़ते हैं, वो सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनते हैं। तो उन सॉल्ट का जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था जो न्यूट्रल होता है उसका पीएच 7 होता है। तो यानी कि वो सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनते हैं उनका जो पीएच होता है, उन सॉल्ट का जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है, 7 होता है। अब बात करते हैं सेकेंड केस की, वो सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बनते हैं, क्योंकि एसिड जो है स्ट्रॉन्ग है इसलिए इसका पीएच जो है 7 से कम होगा। जो भी सॉल्ट इससे बनेंगे उनका जो एसिडिक मीडियम होगा उन सॉल्ट का, और उनकी पीएच जो होगी वो लेस देन 7 होगी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप जाकर जो है प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ताकि आपको कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, राइट। इसके अलावा वो सॉल्ट जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बनते हैं तो उनका पीएच होगा 7 से ज्यादा, क्योंकि हमने पीएच स्केल में पढ़ा था जो बेस होते हैं वो 7 से 14 के बीच में बिलोंग करते हैं। इसलिए वो सॉल्ट जिनमें स्ट्रॉन्ग बेस होंगे तो उनका पीएच ऑब्वियसली 7 से ज्यादा ही होगा। तो लास्ट के 2 पार्ट में हमने अच्छे से जो है एसिड बेस को और पीएच को जो है अच्छे से कवर किया था। वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर प्लीज आप जरूर देखें, ताकि यहाँ पे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम बात करते हैं कॉमन सॉल्ट की। कॉमन सॉल्ट वो होता है जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, खाने बनाने में हम लोग यूज करते हैं। तो वो जो सॉल्ट होता है वो होता है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। अब हमें पता है सॉल्ट कैसे बनता है, एसिड और बेस के रिएक्शन से बनता है। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलकर बनता है। हाइड्रोक्लोरिक एक एसिड है HCl है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, एक बेस है। तो ये दोनों हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अभी अभी हमने पढ़ा है जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं तो उससे जो सॉल्ट बनता है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है, यानी कि वो जो सॉल्ट होता है वो एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कॉमन सॉल्ट है जिसको हम अपने खाने में यूज करते हैं, फूड में यूज करते हैं, सोडियम क्लोराइड, वो
एक तरीके का न्यूट्रल सॉल्ट है, यानी कि उसकी pH वैल्यू 7 है, इसीलिए ही हम उसको फूड में यूज़ करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि वाई वी यूज़ ओनली सोडियम क्लोराइड इन आवर फूड, कोई और सॉल्ट को हम यूज़ क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज सोडियम क्लोराइड एक न्यूट्रल सॉल्ट है और एक ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है। अब एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो सोडियम क्लोराइड है ये हमें सी वाटर से मिलता है, समुद्री पानी से मिलता है। जैसे कि आपको पता है गांधी जी का जो डांडी मार्च था जहाँ पर उन्होंने नमक बनाया था तो वो सोडियम क्लोराइड ही था। तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि सी वाटर से मिलता है और ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिलता है, लार्ज क्रिस्टल्स के फॉर्म में मिलता है और ये ब्राउन कलर का होता है। ब्राउन कलर का इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि जो ब्राउन कलर का जो क्रिस्टल्स होते हैं सी वाटर में जो पाए जाते हैं वो ब्राउन कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं और इसी इम्प्योर फॉर्म के सॉल्ट को बोला जाता है रॉक सॉल्ट। तो रॉक सॉल्ट के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए आपको ये रॉक सॉल्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रॉक सॉल्ट कुछ नहीं है, एक तरीके का इम्प्योर फॉर्म है ब्राउन कलर का, जिसके अंदर से प्योर फॉर्म सोडियम क्लोराइड की जो है एक्सट्रैक्ट करी जाती है। तो वो भी सारी चीज़ें आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं, कॉमन सॉल्ट जो है NaCl जो है बहुत सारे मटेरियल्स को बनाने में यूज़ होता है। मटेरियल्स को एज अ रॉ मटेरियल हम जैसे यूज़ करते हैं इस सोडियम क्लोराइड को अलग अलग मटेरियल्स को बनाने में, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, इन सब चीज़ों को हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है कॉमन सॉल्ट से ही बनी हैं। तो इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन देखेंगे, इनके रिएक्शंस देखेंगे और इनका यूज़ देखेंगे। इन सारी चीज़ों को अब मैं आपको बताऊंगी क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड से। इसकी प्रिपरेशन देखेंगे और इसके यूज़ देखेंगे। इसमें रिएक्शंस दी हुई हैं, मैंने आपको पहले से बता रखा है कि इस चैप्टर में बहुत सारे रिएक्शंस हैं और सारी रिएक्शंस जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे मैं आपको बताया था कॉमन सॉल्ट एज अ रॉ मटेरियल यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम NaCl लेंगे विच इज़ अ कॉमन सॉल्ट। उसको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तब हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसा इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे कि हर एलिमेंट के साथ, हर कंपाउंड के साथ ब्रैकेट में फिजिकल स्टेट मेंशन है। जैसे वाटर जो है कहीं कहीं S लिखा होता है तो वो स्टीम की फॉर्म में होता है, गैस अगर लिखा है तो वो स्टीम की फॉर्म में होता है। बट यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो वाटर है वो लिक्विड की फॉर्म में लिया हुआ है। तो अगर आप अपनी रिएक्शन लिखेंगे और ब्रैकेट में फिजिकल स्टेट नहीं लिखेंगे तो आपको कंप्लीट मार्क्स जो है बिल्कुल नहीं मिलेंगे अपने एग्जाम में। तो इन सब चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आप एक चीज़ और देखेंगे, क्लोरीन गैस जो है इस रिएक्शन में रिलीज होती है और हाइड्रोजन गैस जो है इस रिएक्शन में रिलीज होती है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ और आपको अब ध्यान रखनी है कि जो एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया है सोडियम क्लोराइड का, क्योंकि ब्रैकेट में AQ है, AQ मीन्स एक्वस सॉल्यूशन है, तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को बोला जाता है ब्राइन। तो ब्राइन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपने जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को ब्राइन बोला जाता है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। इसके अलावा जब ये ब्राइन जो है डिकम्पोज होता है या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, वाटर के साथ रिएक्ट होती है, तो वो डिकम्पोज हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, राइट, NaOH बनता है। इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के भी आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, दैट व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस? तो इट इज नथिंग, इट इज जस्ट अ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें दो चीजें बनी है, एक एल्कली बना है यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है और एक क्लोरीन गैस रिलीज हुई है, इसलिए इस पूरे प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस भी बोला जाता है, राइट। तो होप आपकी सारी अच्छे से मैंने कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन है इस रिएक्शन के बारे में जो कि हम देखेंगे। जैसे कि इस रिएक्शन में हमें तीन चीजें मिली हैं, एक तो हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज हुई है, एक क्लोरीन गैस रिलीज हुई है और एक NaOH रिलीज हुआ है। तो हर किसी का अपना अपना यूज है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, हाइड्रोजन गैस जो है वो आप ध्यान रखेंगे कैथोड रे पर डिपॉजिट होगी। इसके अलावा जो क्लोरीन गैस जो इस रिएक्शन में रिलीज हुई है वो एनोड रे पर रिलीज होगी। तो MCQ में 1 मार्क्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी रॉड पर कौन सी गैस डिपॉजिट होती है। इसके अलावा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो नियर कैथोड रे जो है वो डिपॉजिट होगी। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है, कैथोड रे के पास, नियर कैथोड रे सोडियम
हाइड्रोक्साइड गैस डिपॉजिट होती है, एक्वस सॉल्यूशन है, इट्स नॉट अ गैस, राइट। अब देखते हैं हाइड्रोजन गैस के यूजेस क्या है। आपको पता है हाइड्रोजन गैस जो है फ्यूल्स की तरह यूज होता है, अमोनिया में यूज होता है, फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, क्लोरीन को हम वाटर फिल्ट्रेशन में यूज करते हैं, स्विमिंग पूल्स में जो है क्लोरीन डाला जाता है ताकि जो वाटर है उसको साफ किया जा सके। इसी तरह से NaOH जो है वो सोप्स में यूज होता है, डिटर्जेंट्स में यूज होता है, पेपर मेकिंग में यूज होता है। तो सारे यूजेस आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इसके अलावा जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को हम रिएक्ट करवाएंगे साथ साथ तो बन जाएगा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि क्लीनिंग स्टील में यूज होता है, मेडिसिन में यूज होता है। इस तरह से जब क्लोरीन और NaOH को जब हम मिक्स करेंगे तो ब्लीच बनता है, जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, जिसको अब हम जो है पढ़ेंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर अब नेक्स्ट प्रोडक्ट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे, अगर हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर अब देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, मैन्युफैक्चरिंग इसकी कैसे होती है। तो जैसे कि इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं, क्योंकि रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो क्लोरीन जो गैस हमें मिली थी अभी, उस क्लोरीन गैस को रिएक्ट करवाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। जैसा इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं, जो क्लोरीन गैस है उसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्ट करवाएंगे तो CaOCl2 बनेगा। CaOCl2 इज ब्लीचिंग पाउडर। तो क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि व्हाट इज अ कंपाउंड फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो CaOCl2 होता है। इसके अलावा अगर आपने चैप्टर नंबर 1 देखा हो तो उसमें मैंने आपको बताया था CaOH का होल ट्वाइस जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसे स्लैग्ड लाइम भी कहते हैं। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, स्लैग्ड लाइम क्या होता है या फॉर्मूला क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का। ये सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर की यूज़ क्या है, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। ब्लीचिंग पाउडर के जो यूज़ होते हैं उसको हम कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग करने के लिए। इसके अलावा ब्लीचिंग को यूज़ किया जाता है वुड पल्प में, पेपर इंडस्ट्रीज में, एंड ब्लीचिंग ऑल्सो यूज फॉर वॉश क्लोथ्स एंड लॉन्ड्री। जो लॉन्ड्री में जो कपड़े वॉश होते हैं उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर जो है यूज़ किया जाता है। सो फर्स्ट पार्ट ये है। सेकेंड पार्ट है इट एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये काम करता है केमिकल इंडस्ट्री में। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, पूरा रिडॉक्स रिएक्शंस हमने चैप्टर नंबर 1 में अच्छे से पढ़ी थी। तो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर NCERT क्लास 10th की साइंस की एक अलग से प्ले लिस्ट है, वहाँ पर जाकर आप सारी वीडियोज़ जो है देख सकते हैं। इसके अलावा जो ब्लीचिंग पाउडर है वो जर्म्स को फ्री करने के लिए यूज़ में होता है। ड्रिंकिंग वाटर जो होता है उसको साफ करने के लिए और जर्म्स फ्री करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर जो है यूज़ किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पे, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेकिंग सोडा अगर आपने सुना हो अपने घरों में तो किचन में सबसे ज़्यादा जो है बेकिंग सोडा यूज़ होता है। बेकिंग सोडा का मेनली जो पर्पस होता है वो फूड को क्रिस्पीनेस प्रोवाइड करने के लिए होता है, ताकि वो क्रिस्पी बने, टेस्टी बने। आपको पता है आपकी जो मॉम्स होंगी वो पकोड़ा बनाते हुए जो है उसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ बेकिंग सोडा भी डालती हैं। तो उनका पर्पस यही होता है कि जो पकोड़े बने वो क्रिस्पी बने, राइट। सो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो यार प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोज़ को बनाने में। अब हम पढ़ते हैं कि बेकिंग सोडा का पर्पस क्या होता है। बेकिंग सोडा से फास्टर कुकिंग होती है, ज़्यादा जल्दी जो है वो पर्टिकुलर जो फूड है वो कुक हो पाता है। इसके अलावा कंपाउंड आपसे पूछा जाता है कि इसका फॉर्मूला क्या है। जैसे बेकिंग पाउडर में हमने पढ़ा था, तो बेकिंग सोडा का जो कंपाउंड होता है वो होता है NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके अलावा अब इसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने पढ़ा था जो NaCl है, कॉमन सॉल्ट है, वो एज अ रॉ मटेरियल इसमें यूज होगा। तो NaCl को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे और अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाएंगे, यानी कि NH3 से रिएक्ट करवाएंगे। NH3 होता है अमोनिया, राइट। तो जब ये सारी चीज़ें आपस में मिलेंगी तब हमारा बनेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, और इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड बनेगा NH4Cl। सो पूरी इक्वेशन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पूछा जाता है कि क्या है। इट इज़ अ बेस, इट इज़ अ एसिड और इट इज़ अ न्यूट्रल। तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये एक माइल्ड बेस है, यानी कि नॉन कॉरोसिव बेस है। बेस की तरह हम इसको यूज़ करते हैं, बेस होता है इसका मीडियम। और जब इसको कुकिंग पर्पस में, जैसे मैंने आपको बताया, यूज़ होता है, तो कुक करने के लिए फूड को हीट किया जाता है। तो अगर फूड के अंदर बेकिंग सोडा होगा और उसको हीट किया जाएगा तो क्या होगा, ये रिएक्शन बनेगी। NaHCO3 को जब हम हीट करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, यानी कि Na2CO3, और वाटर रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होगी। सो होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई।
जैसे इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं ये कैटलिस्ट होता है जो एरो के ऊपर लिखा जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो कैटलिस्ट है हीट, इसको आपको एरो के ऊपर ही लिखना है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो है यहाँ पर दो चीज़ें और बनी है, सोडियम कार्बोनेट बना है और वाटर बना है और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। सो ये पूरी रिएक्शन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं इसके यूजेस पर, क्योंकि यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज़ है, जैसे मैं आपको बताया था, इसको हम किचन में यूज़ करते हैं ताकि क्रिस्पीनेस जो है वो बन सके फूड की। तो वो क्रिस्पीनेस कैसे बनती है, इसका एक कंसेप्ट है। तो हमने पढ़ा था कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इट इज़ अ बेस, राइट। तो इट इज़ अ बेस। तो जब इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, माइल्ड एडिबल एसिड, जिसका एग्जांपल है टार्टरिक एसिड, जो आपने सुना होगा। तो जब इस बेकिंग पाउडर को, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को टार्टरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, और आपको पता है एसिड में हाइड्रोजन आयंस होते हैं। तो अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे, जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग पाउडर को जब हम हाइड्रोजन आयंस के साथ जो रिएक्ट हो रहा है, जो एसिड से मिला है, तब एक गैस रिलीज हुई है यहाँ पे, जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और वाटर रिलीज हुआ है और सोडियम सॉल्ट बना है, जैसे हमने अपनी लास्ट रिएक्शन में पढ़ा था। तो यहाँ पर जो ये रिएक्शन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई है, यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिस्पॉन्सिबल होती है फूड को क्रिस्पी बनाने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार एग्जाम में आया है कि हाउ द पर्टिकुलर फूड बिकम सॉफ्ट एंड बिकम स्पॉन्जी। अगर हम ब्रेड की बात करते हैं या अगर हम केक की बात करते हैं, तो वो इतना स्पॉन्जी कैसे होता है, इतना सॉफ्ट कैसे होता है, दैट इज ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये सब चीज़ें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर डिपेंड करती हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इस रिएक्शन में जो निकली है बेकिंग पाउडर से, तो वो जो है ब्रेड को और केक को, फूड को राइज करने में हेल्प करती है, उसको फुलाने में हेल्प करती है, जिससे जो वो पर्टिकुलर फूड है, ब्रेड या केक है, वो सॉफ्ट होता है या स्पॉन्जी होता है। सो होप वीडियो आपको अच्छी लग रही है, कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं। अगर कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। इसके अलावा जो है, क्योंकि ये बेस है, तो इसको एंटा एसिड्स में भी यूज़ किया जाता है। एंटा एसिड्स को हमने अच्छे से अपने लास्ट पार्ट में पढ़ा था, जिसका वर्क होता है कि एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करना और रिलीफ देना, स्टमक में जो HCl रिलीज होता है। तो अच्छे से मैंने आपको अपनी लास्ट पार्ट में भी ये एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा जो बेकिंग पाउडर होता है वो सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ किया जाता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके जो प्रिपरेशन है, रिएक्शंस हैं और यूजेस हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अब नेक्स्ट चलते हैं, एक और चीज़ दे रखी है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जो अपने घरों में यूज़ करते हैं कपड़े धोने के लिए, वही वॉशिंग सोडा है। तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि इसका कंपाउंड क्या है, फॉर्मूला क्या है, केमिकल क्या है। तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है इसमें 10 है, तो इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा, Na2CO3। इसके अलावा जो सोडियम कार्बोनेट है, जब हम उसको सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, तब हमें वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। तो इसमें आपको कुछ भी रटने की बात नहीं है, कुछ भी आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, ईजी सा है। अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो आप ये रिएक्शन भी ईजिली लिख सकते हैं। सो होप आपको सारी वीडियो जो है अच्छी लग रही है। थोड़ी लंबी ज़रूर है ये वीडियो, बट ये चैप्टर हमें फिनिश करना था, इसलिए मैंने इसमें सब चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं। अब यूज़ देखते हैं वॉशिंग सोडा के। वॉशिंग सोडा आपको पता है इट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। तो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछा गया है, क्योंकि CBSE ने इस बार अपना कंसेप्ट बिल्कुल चेंज किया है। लाइन में से क्वेश्चन जो है इस बार पूछे गए हैं, तो आपको एक एक लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मेरी एडवाइस आपको यही है कि एक बार आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद आप NCERT अपने आप खुद से पढ़ें, तो आपको आई एम श्योर आपके सारी क्वेरीज सब कुछ आपको कंसेप्ट वाइज अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा। सो सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, बोरेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि बोरेक्स जो है किस टाइप का कंपाउंड है, क्लोरीन कंपाउंड है, सोडियम कंपाउंड है। तो इस तरह से MCQ में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो याद रखेंगे बोरेक्स जो है सोडियम कंपाउंड है और मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है वॉशिंग सोडा। इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट को क्लीनिंग एजेंट में यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक यानी कि हम अपने घरों में जो है क्लीनिंग एजेंट की तरह इसको यूज़ करते हैं। और इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो ये पूरी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझाई हैं वॉशिंग सोडा की। कोई इम्प्रूवमेंट के लिए अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ आप वो भी जो है मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अब एक लास्ट चीज़ यहाँ पे बच गई है, एक और सॉल्ट जो है बच गया है, बिल्कुल लास्ट कंसेप्ट है, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।
जिसको बोला जाता है जिप्सम। जिप्सम इज़ ऑल्सो अ सॉल्ट। तो जिप्सम का आपसे पूछा जाता है इस सॉल्ट का यूज़ क्या है। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, यानी कि इसके अंदर 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं। जैसा हमने वॉशिंग सोडा में पढ़ा था जिसमें 10 मॉलिक्यूल्स है वाटर के, बट जो जिप्सम होता है इसमें ओनली 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं ये सॉल्ट किस में यूज़ होता है, क्योंकि इसका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो यूज़ होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए होता है। तो यहाँ से एक नया कंसेप्ट निकल के आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हम पढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इस जिप्सम से बनता है। जिप्सम इज अ सॉल्ट, अभी अभी हमने देखा है। तो इसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे ये बनता है, इसकी यूज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम जिप्सम को हीट करेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। टेम्परेचर ध्यान में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। 373 केल्विन पर जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तो इसके जो 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं जिप्सम के वो लूज हो जाते हैं और ये बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हो गया CaSO4, हेमी होता है हाफ, यानी कि हाफ, हाइड्रेट मतलब वाटर। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला हो गया CaSO4.12H2O। तो इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला हो गया CaSO4.12H2O। तो दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है डॉक्टर्स यूज़ करते हैं फ्रैक्चर्ड बोन को राइट पोजीशन में लाने के लिए। जब आपको पता है आपकी बोन जो है फ्रैक्चर हो जाती है तो डॉक्टर उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं ताकि वो जो बोन है वो अपनी पोजीशन से हिले ना और अपनी पोजीशन पे रहे और अपनी पोजीशन को वो बना ले। इस तरह से जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इट इज़ यूज बाय द डॉक्टर्स फॉर सपोर्टिंग द फ्रैक्चर्ड बोन इन राइट पोजीशन। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है एक तरीके का वाइट पाउडर होता है, वाइट कलर का पाउडर होता है जो कि वाटर के साथ जब मिक्स करते हैं तो दोबारा से जिप्सम बन जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। दोबारा से अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस से अगेन हमें जिप्सम बनाना है, क्योंकि जब जिप्सम को हीट किया था तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना था, लेकिन अब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जब दोबारा से वाटर मिला देंगे तो वो फिर से जिप्सम बन जाएगा। और जो जिप्सम है वो एक हार्ड सॉलिड मास होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। जो POP वगैरह होती है हमारे घर में वो सब प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती है, जिप्सम की होती है। तो यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे आप, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि CaSO4 हेमीहाइड्रेट यानी कि हाफ H2O उसके साथ जब वाटर के साथ हम दोबारा से उसके अंदर वाटर मिक्स कर देंगे तो हमें दोबारा से जिप्सम मिल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाया जाता है और कैसे जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस में बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे आपको यही इक्वेशन लिखनी है, जो वाटर है H2O है वो 1.5 क्वांटिटी में जब हम डालते हैं तभी जिप्सम बनता है। तो 1.5 आपको ध्यान में रखना है जिप्सम कैसे बनता है, क्योंकि जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। तो हमें टोटल जो वाटर मॉलिक्यूल चाहिए वो 1.5 चाहिए। तो इस तरह से हमने पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म कर लिया है। कोई भी इंप्रूवमेंट हो, कोई भी सजेशंस हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मेरे को आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। अब जो है नेक्स्ट चैप्टर हम 3rd चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। सो प्लीज़ आप कमेंट करके अपने नेम और आप जहाँ रहते हैं वो भी आप जो डिस्कस करके मुझे ज़रूर बताएं। सो फ्रेंड्स इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स इस वाली वीडियो में हम पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सॉल्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो NCERT में है वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि एसिड्स और बेस ये दोनों चीज़ें हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में फिनिश कर चुके हैं। पार्ट नंबर 3 में